इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ये भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे पढ़ेंगे। सत्यमेव देखो, इसमें क्या है? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन वो वैधानिक दस्तावेज है जिसमें क्या है, शासन के उन मूलभूत सिद्धांतों का एक मिनट शासन के उन मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है जिनके अनुरूप किसी भी देश या राज्य के शासन का संचालन किया जाता है। ये होता है संविधान। किसी भी देश के संविधान से शासन के मूलभूत आदर्शों को संकेत मिलता है। क्या बोल रहा है? किसी भी देश के संविधान से शासन के मूलभूत आदर्शों का संकेत मिलता है इसमें। साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि सरकार के विभिन्न अंग किस प्रकार से कार्य करेंगे तथा उनके बीच किस प्रकार का अंतर संबंध व शक्ति संतुलन रहेगा, ये भी इसके द्वारा किया जाता है। संविधान क्या है? सरकार के साथ जनता के संबंधों का भी निर्धारण करता है। इसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था का वो बुनियादी ढांचा भी निर्धारित होता है जिससे कि अंतर्गत जनता शासित होती है। ये सारे संविधान के पार्ट है। अब भारत के संवैधानिक विकास कैसे हुआ? देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? ये कोलकाता में। ऐसे हम सब जानते हैं कि 1600 में एज ए ट्रेडर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है। उसके बाद उस कंपनी में मतलब वो जब देखती है कि भारत में तो अपार धन संपत्ति है, इसको वो खूब लूटते हैं, इसी में क्या होता है, भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। तो कंपनी के लोगों को रेगुलेट करने के लिए क्या आता है? रेगुलेटिंग एक्ट आता है। लेकिन इसमें एक अच्छा चीज़ क्या है कि इसमें ये सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात होती है। और सबसे पहले कहाँ ये सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात होती है? कोलकाता में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है और इसी में 1774 एक साल बाद कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। भारतीय को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ था? ये चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा हुआ था। क्या हुआ था? भारतीय को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा हुआ था। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई थी? ये भारत परिषद अधिनियम 1892 में स्टैब्लिश हुई थी। और हम जानते हैं जैसे कि अभी क्या है हमारे पास, लोकसभा है। लोकसभा टाइप का एक संस्था कब बना था? एक थोड़ा सा हम इसके विकास को देखेंगे, ठीक है, कब किस टाइप के ये संस्था बनते हैं और इसके अनुसार ये भारत का संविधान बनता है। ये हम एक थोड़ा सा ये में देख लेंगे। देखो, सबसे पहले तो रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में। उसके बाद हमारा आता है, और रेगुलेटिंग एक्ट में क्या होता है, ये सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है 1774 में। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आता है। इसमें क्या होता है? पिट्स इंडिया एक्ट में इसमें दो बॉडी, कमर्शियल फंक्शन के लिए ये कौन है? कमर्शियल फंक्शन के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है और ये पॉलिटिकल फंक्शन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता है। उसके बाद इसमें क्या किया जाता है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का क्या काम रहता है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कमर्शियल जितने भी फंक्शन है ये सब देखा जाता है। और हम जानते हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल वहाँ के पॉलिटिकल चीज़ों को देखता है। फिर आगे 1813 में एक एक्ट आता है, चार्टर अधिनियम, ठीक है। 1786 में भी एक चार्टर एक्ट आता है। इसके द्वारा क्या किया जाता है? पिट्स इंडिया एक्ट की कमियों को दूर किया जाता है और भारत के गवर्नर को वीटो पावर तथा सैन्य शक्तियाँ दी जाती है। उसके 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम, इसके द्वारा क्या किया जाता है? इसमें है कि इसके द्वारा भारतीय शिक्षा पर प्रति वर्ष कितना 1 लाख खर्च करने का प्रावधान किया जाता है पहली बार। उसके बाद जो ईसाई धर्म को प्रचार करने वालों को भी यहाँ अनुमति दिया जाता है। उसके कंपनी के एकाधिकार का आंशिक रूप से समाप्त किया गया, और किंतु लेकिन भारतीय चाय और चीन देश से व्यापार एकाधिकार बना रहा कंपनी का, कि भारत के साथ चाय में भारतीय चाय तथा चीन देश से व्यापार का उसका मोनोपोली रहेगा अभी भी। फिर 1833 का चार्टर अधिनियम आता है। इसमें क्या है? कंपनी के एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और इसमें विधि सदस्य को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? विधि सदस्य को। भारत को प्रशासनिक रूप से एकीकृत किया गया और बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, है ना। जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। फिर 1853 का जो चार्टर एक्ट आता है उसमें क्या है
इसमें एक अलग से विधि परिषद का गठन किया जाता है। कंपनी के कर्मचारी को खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और 1858 उस जानते हैं हम भारतीय शासन अधिनियम, इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी द्वैध शासन निदेशक तथा नियंत्रण मंडल को समाप्त कर दिया गया। भारत का शासन ब्रिटेन के राजा को सौंप दिया गया और राजा के प्रतिनिधि के रूप में वायसराय की नियुक्ति होती है इसमें। और वायसराय पर नियंत्रित रखने के लिए राज्य सचिव की नियुक्ति पर की गई, जो ब्रिटेन का मंत्री होता था। और राज्य परिषद की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का एक गठन किया जाता है। फिर 1861 का जो अधिनियम आता है, इसके द्वारा विभागीय प्रणाली अर्थात मंत्रिमंडल का गठन किया गया तथा वायसराय को अध्यादेश जारी करने की इसमें शक्ति मिल जाती है। और इसी अधिनियम द्वारा इंडियन पिनल कोड की धाराओं को बनाया जाता है। सत्ता का विकेंद्रीकरण शुरू हुआ और विधायी शक्ति जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी है ना, उनको वापस मिल जाता है। 1892 का फिर भारतीय शासन अधिनियम आता है। इसके द्वारा क्या किया जाता है, बजट पर बहस करने का अधिकार दिया जाता है तथा निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ की जाती है इसके द्वारा। फिर केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के सदस्य की संख्या 10 से 16 निश्चित की गई। फिर 1909 का अधिनियम क्या है, इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। इसमें क्या, फूट डालो और शासन करो के लिए मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया जाता है। पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को इसमें शामिल किया जाता है। फिर आगे हमारा 1919 का भारतीय शासन अधिनियम आता है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। इसके द्वारा ईसाई तथा बौद्ध को पृथक क्षेत्र दिया गया था। महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया था इसमें। और राज्य में द्वैध शासन लागू किया गया और 2 विषय बना दिए गए। आरक्षित विषय पर क्या है, ये वायसराय के पास होंगे, और हस्तांतरित विषय भारतीय को सौंप दिए गए। केंद्र में 2 सदन की विधायिका केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद का भी गठन किया गया। फिर आगे हमारा आता है भारतीय शासन अधिनियम 1935 का। इसमें क्या है, इसके द्वारा राज्य को स्वायत्तता दी गई, ऑटोनॉमस दी गई। राज्य का द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया। एक मजबूत संघ का निर्माण किया गया इसमें। फिर राज्य में 2 सदन की विधायिका का गठन का प्रावधान किया गया। दिल्ली में संघीय न्यायालय 1937 की स्थापना की गई। बर्मा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया इसी में। फिर इसी में होता है प्रांतीय चुनाव 1935 कराया गया है। और संविधान का 80% से अधिक भाग इसी से लिया गया, अतः इसे संविधान का ब्लूप्रिंट तथा कार्बन कॉपी भी इसी को बोलते हैं। देखो, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बाइकैमरल बनाया गया, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा बनाया गया ये बाइकैमरलिज्म। फिर भारत के राष्ट्रपति का अध्यादेश ऑर्डिनेंस निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? ये भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? ये भारतीय शासन अधिनियम 1935 में किया गया था, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर यह आधारित है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? ये क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। ये किस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना होती है? 1853 का चार्टर अधिनियम से। भारत में पहली बार उत्तरदायी शासन जिसे शब्दों का प्रयोग किस अधिनियम में किया गया था? उत्तरदायी जिसे शब्दों का, ये 1919 का भारत शासन अधिनियम में किया गया था। देखो, भारत का संवैधानिक विकास कैसे होता है, हमने देखा अभी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में। फिर पिट्स इंडिया एक्ट आता है जिसमें 2 चीज होती है, कोड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। चार्टर एक्ट 1793 आता है, उसके बाद चार्टर एक्ट 1813 आता है, चार्टर एक्ट 1833 आता है और चार्टर एक्ट 1853 आता है। यानी कि चार्टर एक्ट 4 आते हैं, 4 से चार्टर एक्ट आते हैं 1793 में, 1813 में, 1833 में, 1853 में। उसके बाद क्या होता है, हम सब जानते हैं 1857 में क्रांति होती है। ठीक है, 1857 की क्रांति होती है। उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो भारत था उसको अब किसके अंदर लाया जाता है?
ये ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत लाया जाता है। तब अब जो भी एक्ट बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? भारत शासन अधिनियम 1858 कहलाएंगे। फिर भारत परिषद अधिनियम 1861 है, भारत परिषद अधिनियम 1892 है, भारत परिषद अधिनियम 1909 है, भारत शासन अधिनियम 1919 है और भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है। इसमें प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था डायरकी सिस्टम किस अधिनियम द्वारा लागू की गई थी? ये भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा डायरकी लाई गई थी। इसी में हमने देखा रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट जो वायसराय के अंतर्गत होता था और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट इसको हस्तांतरित विषय भारतीय को सौंप दिया जाता था। ये तो द्वैध शासन की डायरकी सिस्टम प्रांतों में लाया गया है, अभी सेंट्रल में नहीं लाया गया, सिर्फ प्रांत में लाया जाता है। ये प्रांत वाले को बाद में 1935 वाले में हटाया भी जाता है और उसके बाद इस प्रांत में जो लाया गया था उसको संघ में लाया जाता है। आगे हमारा है अंतरिम सरकार वर्ष 1946। ठीक है, इसमें क्या है? देखो ये सब में हमने देखा कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। और भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया था 1946। ये क्वेश्चन आया हुआ है। किस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना होती है? 1853 का चार्टर अधिनियम से विधान परिषद की स्थापना होती है। भारत में पहली बार उत्तरदायी शासन जैसे शब्दों का प्रयोग कब किया गया? 1919 का भारतीय शासन अधिनियम में किया गया। आगे है हमारा, इसमें ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान है? भारतीय शासन अधिनियम 1935 का संघीय शासन। अब है अंतरिम सरकार वर्ष 1946 में जो अंतरिम सरकार बनते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी को ये क्या विभाग निर्धारित किए थे? राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले में, क्योंकि ये अंतिम में क्या प्रधानमंत्री बनते हैं, इसीलिए जो जो बड़े बड़े हेड बाहर के जैसे कि एक्सटर्नल अफेयर और कॉमनवेल्थ रिलेशन ये सब चीज़ों में वो ज़्यादा इनका मतलब विभाग था। सरदार वल्लभ भाई पटेल हम सब जानते हैं, इन्होंने क्या किया था भाई? पूरे देश को इन्होंने ही एकजुट किया था, क्योंकि हमारा देश 500 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट में बटा हुआ था, तो इनके द्वारा ही ये सब सारे को इकट्ठा लाया गया है। तो इनके द्वारा इसीलिए क्या रहेगा? गृह रहेगा, सूचना में प्रसारण रहेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये खाद्य एवं कृषि रहते हैं। जॉन मथाई रहते हैं उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम श्रम विभाग के रहते हैं, है ना। अपना जीवन को चलाने के लिए क्या करना पड़ता है? श्रम करना पड़ता है, तो इसे याद रखो, श्रम विभाग से थे। सरदार बलदेव सिंह ये इनको कौन सा विभाग में था? रक्षा। कैसे याद करना? ये हम बलपूर्वक किसी से मतलब अपने आप को रक्षा करने के लिए बलपूर्वक लड़ेंगे तभी तो जीतेंगे ना, उससे याद रखना। बल लगा रहे हैं तो ये अपने आप को रक्षा, चाहे आसपास के लोगों का रक्षा करने के लिए ये बल लगा रहे हैं, ऐसे याद रखो। लियाकत अली खां ये इनको क्या मिलता है? वित्त विभाग मिलता है। फिर सी राजगोपालचारी ये शिक्षा एवं कला के क्षेत्र में इनको मिलता है विभाग। फिर भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में क्या है? साइमन कमीशन का गठन किया जाता है। इसी में क्या है? कोई भी इंडियन नहीं रहने के कारण इसका घोर विरोध होता है और इसी में लाठीचार्ज के द्वारा इनकी डेथ हो जाती है। ये लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है। आगे हमारा है भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? इम्पोर्टेंट है, डेट याद रखना है। ये 9 दिसंबर 1946 को होती है, पहली बैठक होती है। ठीक है, कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है इनका। फिर भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप फर्स्ट ड्राफ्ट सर BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा? ये फर्स्ट ड्राफ्ट BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष परमानेंट चेयरमैन किसे चुना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है।
संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? ये 13 दिसंबर 1946 में ये किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव को। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? ये 22 जनवरी 1947 को किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा की कुल कितनी अधिवेशन सेशन हुए थे? 11 ये सेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितने समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन टोटल लगे थे। डायरेक्ट जितने भी ये सब फैक्ट्स हैं ना, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव जी को तो एकदम ही याद रखने का है। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रध्वज को कब अपनाया था? ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को ये स्वीकार किया गया था। देखो 22 जुलाई वाले ये को कैसे याद रखना है, क्योंकि हमारा फिर एक आता है ये 24 नवंबर भी आता है। हाँ, 24 नवंबर का भी एक डेट आता है, ठीक है। उसमें क्या क्या वो उसमें अडॉप्ट किए जाते हैं, क्या है हमारा इसमें है कब डेट 22 जुलाई है। और एक हमारा डेट, सॉरी मैंने क्या बोला था, ये नवंबर बोला था ना, जनवरी। देखो जनवरी, इसमें दो में कंफ्यूजन होता है। जैसे कि हमारा नेशनल फ्लैग है, नेशनल फ्लैग को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को ये अपनाया गया था, ठीक है। लेकिन जो हमारा नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग है, ये कब अपनाया गया था? ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखना है? नेशनल फ्लैग 22 जुलाई को। हम जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद होता है, तो हम अपना आज़ादी कैसे सेलिब्रेट करेंगे? हमने क्या किया? झंडा फहराया, ठीक है। झंडा फहराया और अपना आज़ादी घोषित किया, ठीक। तो उससे मतलब अब 15 अगस्त को हम आज़ादी मनाएंगे, तो उससे पहले हमको क्या करना होगा? हमको नेशनल फ्लैग को अपनाना होगा, तभी हम ये 15 अगस्त 1947 को आज़ादी का झंडा फहराएंगे। इसीलिए पहले ही, यानी कि 22 जुलाई को, कब 22 जुलाई 1947 को क्या किया जाता है? नेशनल फ्लैग फहराया जाता है। उसके बाद नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम, ये सब कब किया जाता है? दोनों, ये 24 जनवरी 1950 में दोनों ही किए जाते हैं, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 हम सब जानते हैं गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं। और जो भारत का संविधान कब स्वीकार किया जाता है? ये 26 नवंबर 1949 को किया जाता है। देखो संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 9 दिसंबर, डेट याद रखना, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर, यानी कि दो के अंतराल पे है। 10 को छोड़ो तो 11 दिसंबर, उसके बाद और एक दिन छोड़ दो, 12 को छोड़ो तो 13 दिसंबर। ये जो डेट है इम्पोर्टेंट है। क्यों 9 दिसंबर इम्पोर्टेंट है? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनता है, उसका पहला बैठक होती है, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया जाता है? अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, ठीक है। उसके बाद संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत। और संविधान निर्माण का ये कब प्रारंभ होता है? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से होता है ये, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया जाता है। कब स्वीकार किया जाता है? 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता है। फिर 26 नवंबर 1949, 2 साल बाद भारतीय संविधान अंगीकृत किया जाता है, ठीक है, यानी कि अडॉप्ट किया जाता है, अपनाया जाता है। जबकि 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू होता है। देखो पहले हम किसी चीज़ को अपनाएंगे तभी तो उसके बाद लागू करेंगे। तो अपनाने का जो डेट है याद रखना 26 नवंबर 1949 को है। और जो लागू होने की बात होगी, ये एडॉप्ट करने का और लागू होने का, इस डेट को याद रखना, दोनों एक नहीं है। कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि लागू हमारा 1949 से ही हुआ है, नहीं, हमारा लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, लेकिन इसको हम अपनाते कब है? ये 26 नवंबर 1949 को अपनाया जाता है। दोनों ही 26 है, बस नवंबर और जनवरी का अंतर है। और संविधान दिवस भी हमारा कब है? ये 26 नवंबर को ही हम संविधान दिवस मनाते हैं ना। 26 जनवरी को तो हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो इससे याद रखना है।
आगे हमारा है, किस विद्वान ने भारत के संविधान को क्या है, शिवन रहित जाल के रूप में अवधारित किया था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने किया था। क्या, किसने किया था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने किया था। आगे है, जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया जाता है? 26 जनवरी 1950 को। याद करना है कि जो जनगण मन गाया जाता है, हमें 26 जनवरी को गाना था जनगण मन, ठीक है। तो उसके लिए हम 2 दिन पहले जनगण मन और ये राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम अपनाते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय गीत और गान दोनों ही हम 26 जनवरी 1950 को अपनाते हैं, ठीक। कब अपनाते हैं? ये 26 जनवरी 1950 को अपनाते हैं। फिर है आगे हमारा, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ राष्ट्रीय चिन्ह नेशनल एम्बलम के रूप में कब अंगीकृत किया था? इस 26 जनवरी 1950 को। इसको तो उसी दिन किया जाता है जिस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। नेशनल एम्बलम को कब ये अंगीकृत किया था? अशोक स्तंभ को ये 26 जनवरी 1950 को किया जाता है। आगे है, संविधान सभा की सलाहकार समिति एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष कौन रहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी रहते हैं। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी होते हैं। और हमने पढ़ा झंडा को कब अपनाया गया था? तिरंगा झंडा हमारा राष्ट्र ये को कब अपनाया गया था? ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया जाता है। भारतीय संविधान सभा में शामिल महिला, कितनी महिलाएं शामिल थी? 15 महिलाएं शामिल थी इसमें, याद रखना। विजय लक्ष्मी पंडित जी, कमला चौधरी, राजकुमारी, अमृत कौर, फिर रेणुका रॉय है, सरोजिनी नायडू है, मालती चौधरी है, सुचेता कृपलानी है, दक्षयानी वेलायुधन है, पूर्णिमा बनर्जी है, बेगम एजाज रसूल है, लीला राय है, एनी मस्करीनी है, जी दुर्गाबाई है, अमू स्वामीनाथन है और हंसा मेहता है। ये लोग सारे 15 सदस्य महिला सदस्य जो शामिल थी संविधान सभा में। संविधान सभा में उत्तर प्रदेश से 5, बिहार से 1, मध्य प्रांत से 1। देखो उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा भागीदारी थी। उत्तर प्रदेश से 5 है, बिहार से 1 है, मध्य प्रांत से 1 है, मद्रास से 3 है, बम्बई से 1 है, उड़ीसा से 1 है, बंगाल से 2 महिला सदस्य प्रतिनिधित्व किया। आगे है, प्रमुख समितियां में उनकी अध्यक्ष। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये अध्यक्ष रहते हैं। संघ यानी कि संघ करने का मतलब एक देश के बारे में बोला जा रहा है ना, तो देश के कौन रहेंगे? वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहेंगे। संघीय संविधान समिति के भी पंडित जवाहरलाल नेहरू रहते हैं। और प्रांत का संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, सारे प्रांतों को जोड़ने का काम इन्हीं के द्वारा किया गया था, इसीलिए ये रहते हैं इनके अध्यक्ष। प्रारूप समिति कॉन्स्टिट्यूशन बनने की बात होगी तो ये कौन आएंगे? ये भीमराव अंबेडकर जी आते हैं इसमें। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, ये सब मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, ये सब किनका ये रहता है? इनके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी रहते हैं। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहते हैं इसमें। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहते हैं इसमें। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहते हैं, क्योंकि यही अध्यक्ष भी रहते हैं ना। और इनको अध्यक्ष हम देखें कि 11 दिसंबर को चुना जाता है, 9 दिसंबर को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है और 11 दिसंबर को ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे, ठीक है। क्या थे? 6 अन्य सदस्य थे। इसमें कौन कौन थे? N गोपाल स्वामी अयंगर थे, उसके डॉक्टर KM मुंशी थे, BL मित्र, बाद में इनके स्थान पर N माधव राय आते हैं। फिर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डॉक्टर DP खेतान, बाद में इनके स्थान पर TT कृष्णाचारी आ जाते हैं। और एक बात याद रखना है यहाँ पे, एक ये है कि इसमें जितने भी 6
अन्य ये डॉक्टर अंबेडकर को मिलाकर 7 सदस्य रहते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या एक चीज़ याद रखना, इसमें अधिकतर लोग कृष्ण जी के नाम के हैं। अधिकतर इसमें कौन है, बस सैयद मो सदातुल्ला को छोड़ दो, और बी आर अम्बेडकर, ये भी भीमराव अम्बेडकर, तो ये क्या है, रामायण से रिलेटेड है ना, भीम जी, तो उसी के नाम पे हैं ये भी। तो इनमें देखो कृष्ण जी के सारे नाम वाले रहते हैं। एन गोपाल स्वामी, गोपाल जी कृष्ण जी का नाम है। फिर डॉक्टर के एम मुंशी, इनका क्या नाम रहता है, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी नाम रहता है इनका, ये भी कृष्ण जी के नाम पे है। फिर बी एल मित्र, बाद में इनके स्थान पर कौन आते हैं, माधव राव, वो भी कौन रहते हैं, कृष्ण जी के नाम पे है। बहुत मतलब ये एक क्या संजोग की बात है कि इसमें सारे कृष्ण जी ही रहते हैं, कृष्ण जी के नाम पे ही रहते हैं सारे, अधिकतर जो मेंबर रहते हैं। उसके बाद अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अलादी कृष्ण स्वामी आ गए यहाँ पे, वो भी रहते हैं। सैयद मोहम्मद सदादुल्ला को छोड़ दो, सादुल्ला को छोड़ दो, तो बाकी फिर डीपी खेतान ये रहता है। लेकिन इसके स्थान पर फिर इनकी जब डेथ हो जाती है तो कौन आते हैं, टीटी कृष्णचारी, फिर कृष्ण जी आते हैं। यानी कि जितने भी मेंबर हैं, जो 7 मेंबर में 5 मेंबर तो कृष्ण जी के नाम पे ही सारे रहते हैं। अब है संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया जाता है, 29 अगस्त 1947 को किया जाता है। प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था, बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। किस प्रेसिडेंसी से हुआ था, बम्बई प्रेसिडेंसी, 1947 से 50। पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से उनको 1946 से 47 में इनको चुना गया था। और जब बंगाल प्रेसिडेंसी से इनका चुनाव हुआ था, वो मुस्लिम लीग के द्वारा हुआ था। बाद में इनको बम्बई प्रेसिडेंसी से लाया जाता है। वर्तमान में लोकसभा के महासचिव, सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा उत्पल कुमार सिंह हैं ये। अब है संविधान के विभिन्न प्रावधान और उनके स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज का विचार किस देश से लिया गया है, ये रूस के संविधान से लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज। फिर भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की संकल्पना किस देश से किया गया है, ये आयरलैंड से किया गया है। कहाँ से, आयरलैंड से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, किस देश से लिया गया है, ये फ्रांस से लिया गया। किससे लिया गया है, इसको फ्रांस से लिया गया है। भारत में न्यायिक पुनर्लोकन, जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश से है, संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका से है। क्योंकि हम जो जुडिशियल सिस्टम भी कहाँ से लिए हैं, ये अमेरिका से ही लिए हैं। आगे, भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से क्या है, भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। ये भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रावधान किस देश से लिया गया है, ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजन, किस देश के संविधान से प्रेरित है, ये जर्मनी के वाइमर संविधान से प्रेरित है, आपातकालीन उपबंध। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था, फेडरल सिस्टम, किस देश के संविधान से प्रेरित है, कनाडा से। किससे, कनाडा। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट, किस देश से ली गई है, ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, ये जापान के संविधान से लिया गया। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे तो सारे क्वेश्चन आए ही हुए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, ये रूस से लिया गया है। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है, ये ब्रिटेन के ये संविधान से आधारित है। अब भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है,
ये संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेरित हैं। विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान, देखो संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, ये लिया गया है। फिर मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, फिर न्यायिक पुनर्लोकन प्रणाली, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद से हटाए जाने की प्रक्रिया भी यहीं से ली गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना, फिर जनहित याचिका, उपराष्ट्रपति का पद और यथोचित विधि प्रक्रिया, ये सब सारे कहाँ से लिए गए हैं? ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। अब ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? विधि का शासन है, संसदीय शासन प्रणाली है, एकल नागरिकता है, द्विसदनीय व्यवस्था, ये भी विधि निर्माण प्रक्रिया, फिर सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय भी लिया गया है। फिर विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका और संसदीय विशेषाधिकार, ये सब सारे ब्रिटेन से लिए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिए गए हैं? ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये सब लिया गया है। कनाडा से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था लिया गया है। शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति को लिया गया है और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, संघात्मक विशेषताएं, ये सब सारे लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से हम क्या क्या लिए हैं? समवर्ती सूची लिए हैं, व्यापार लिए हैं, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान लिए हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लिए हैं। प्रस्तावना की भाषा लिए हैं। आयरलैंड से क्या लिए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति लिए हैं। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन लिए हैं हम। फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था लिए हैं, स्वतंत्रता लिए हैं, समानता लिए हैं एवं बंधुत्व का सिद्धांत लिए हैं। रूस से हमने देखा मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श लिए हैं। जर्मनी से क्या लिए हैं? आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन लिए हैं। और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिए हैं। क्या लिए हैं? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ लिए हैं। भारत के संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। इंपॉर्टेंट है, विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान से ली गई है। आगे हमारा भारतीय संविधान के भाग 5 शब्द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भाग 1 में क्या क्या है? संघ और उनका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। याद कैसे रखना है भाई? मतलब देश की बात पहला ही भाग में होगा ना। पहले भाग में संघ और उसके राज्य क्षेत्र, ये 1 से 4 अनुच्छेद तक हैं। आगे है भाग 2 में नागरिकता। अब देश का नामकरण सब कुछ हो गया, तो क्या करेंगे? वहाँ के नागरिकों के, सिटीजन के बारे में बात करेंगे, नागरिकता के बारे में बात करेंगे। ये सिटीजनशिप 5 से 11 तक हैं। फिर भाग 3 में इसमें क्या है? अब देखो नागरिक आ गया, अब नागरिकों के लिए कुछ तो अधिकार देंगे। वैसे ही तो पहले हम देश बनाएंगे, ठीक है। पहले भाग में हमने देश बनाया, फिर देश में हम लोगों को रखेंगे, नागरिक को रखेंगे, ठीक है। अब नागरिक को ऐसे ही तो रख देंगे तो काम नहीं चलने वाला है ना, कि फिर वो एक दूसरे को पीट रहे हैं, मार रहे हैं, तो इस तरह का ये हो रहा है। तो अब हमें उनको क्या देना होगा? मूल अधिकार देना होगा। क्या देना होगा? कुछ अधिकार देना होगा, मूल अधिकार, जिसको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। ये भाग 3 में है, ठीक है। हमने उनको अधिकार दे दिया। अब भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखो वर्ड कितने हैं इसमें? देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व 4 हैं, तो 4 पार्ट किसमें है? 4 पार्ट में है ये, मतलब चौथा पार्ट में ये रखा गया है। और इसमें क्या है कि भाई अब देखो, हमने अधिकार देने से ही काम बनने वाला नहीं है, हमें उनका वेलफेयर करना है। तो वेलफेयर करेंगे, कुछ ये गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम चलाएंगे, किनको संरक्षण देना, ये सब चलाएंगे। तो ये सब सारे चीज़ कहाँ पे हैं? ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में 36 से 51 में है।
फिर देखो ये तो बाद में ऐड हुआ है, इसीलिए इसका कोई मतलब ये नहीं है, जैसे जो सीक्वेंस में वो नहीं बन पड़ता है। ये जो मूल कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज को बाद में जोड़ा गया है, इसको 42 सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जोड़ा गया है। तो इसको ये कहाँ है, भाग 4 का क में रखा गया। किस में रखा गया, भाग 4 का क में रखा गया। ये कहाँ से कहाँ तक है, ये 51 क से है, 51 क से है। फिर अब हम देखो मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सब सारे पढ़ लें। अब जो इनका रक्षा करेगा वो किस में रहेगा, अब आगे नेक्स्ट रहेगा वो संघ। संघ किस में है, भाग 5 में है ये संघ। कहाँ से कहाँ तक है, 52 से 151 तक है ये। आगे हमारा है भाग 6 में। भाग 6 में देखो संघ हो गया, यूनियन भाग 5 में हुआ, तो नेक्स्ट हमारा राज्य की बात होगा, देश की बात, यूनियन की बात भाग 5 में है, तो भाग 6 में ये राज्य की बात होगी। अब ये 152 से 237 तक है। फिर भाग 7 में इसमें क्या, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निश्चित कर दिया गया है इसको, भाग 7 को। आगे हमारा है भाग 8 में क्या है, इसमें केंद्र शासित प्रदेशों के बारे है, यूनियन टेरिटरी के बारे है। याद कैसे रखना, हमें सबको पता है कि अभी कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने यूटी हैं, अभी 8 यूटी हैं, तो इसीलिए भाग 8 में है। ये कहाँ से कहाँ तक है, ये आर्टिकल 239 से 242 तक है ये। फिर आगे हमारा है भाग 9। भाग 9 में क्या, पंचायत के बारे है। किसके बारे है, पंचायत, भाग 9 में है। और कैसे याद रखेंगे, जब पहले का, ये बस याद रखने के लिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भाग 9 में क्या है, पंचायत की जब बैठक होती थी पहले के ज़माने में, तो इसमें कितने मेंबर होते थे, 9 मेंबर होते थे, ऐसे करके इसको याद रखो। ये 243 से 243 न तक है, मूर्धन्य न। फिर भाग 9A में, अब देखो पंचायत की बात होगी तो नगर पालिका की भी बात होगी, ये भाग न का क में है, 9A में है ये। 243 तक से 243 या 6 तक है ये। अब आगे है 9B में, ये सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं इसमें, 243 या जे से 243 या न तक है। अब है आगे हमारा शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। आगे हमारा है भाग 10, इसमें क्या है, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। देखो एक चीज़ याद रखो, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया के बारे है, इसको भी याद रखने का इजी तरीका है। भाग 10 हमें पता है, जो 5th शेड्यूल है उसमें कितने राज्य को शेड्यूल एरिया में, अनुसूचित क्षेत्र में विभाजित किया है, 10 राज्य को किया है। कितने राज्य को, 10 राज्य को, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश। तो 10 राज्य को है, इसलिए भाग 10 ऐसे रिलेट करना है इसको। फिर आगे हमारा है 11, भाग 11 में संघ और राज्य के मध्य संबंध, रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स के बीच क्या रिलेशन होंगे, ये भाग 11 में है। किसमें है, भाग 11 में है, 245 से 263 में। फिर आगे है भाग 12, इसमें क्या, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स, ये सब है, 264 से 300 तक है। फिर भाग 13 में क्या है, 13, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम है, 301 से 307 है। फिर भाग 14 में क्या है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स का, ये सब है। फिर 14A में ट्रिब्यूनल के बारे है। किसके बारे है, ट्रिब्यूनल, 323 क से 323 ख तक है ये। फिर है भाग 15 में इलेक्शन के बारे है ये इम्पोर्टेंट है, 324 से 329 का तक है। भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है।
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ा वर्ग एवं आंग्ल भारतीय के संबंध में विशेष उपबंध है इसमें। ये 330 से 342 तक है। भाग 17 में इसमें क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में 343 से 351 तक है। भाग 18 में क्या है, इमरजेंसी प्रोविज़न है, ये 352 से 360। भाग 19 में क्या है, मिसलेनियस है। ठीक है, ये मिसलेनियस किसको बोलते हैं कि हाँ कुछ समझ नहीं आ रहा, किस में थोड़ा शामिल किया जाए, तो उस सबको सारे को मिसलेनियस में रखा जाता है। 361 से 367। भाग 20 में क्या है, संविधान का संशोधन है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा, 368। भाग 21 में क्या है, अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध है, 369 से 392 तक है। भाग 22 में क्या, संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन है, 393 से 395 है। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध लेजिस्लेटिव रिलेशन को दर्शाता है। ये आगे हमारा भारतीय संविधान में अनुसूचियां, शेड्यूल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, 8 है। वर्तमान में पहले कितनी थी, ये 8 थी, अभी वर्तमान में 12 है अनुसूची शेड्यूल के बारे। फिर भारत संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया, प्रथम अनुसूची में ही किया गया है नए राज्य का गठन के बारे। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। ये भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, वर्ष 1951 में जोड़ा गया है। ये भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जाति क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है, 5वीं अनुसूची में। किसमें है, 5वीं अनुसूची में है। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है, ये 7वीं अनुसूची में उल्लेखित है, कर लगाने ये सब का। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु तो किस अनुसूची में शामिल किया गया, ये भूमि सुधार 9वीं अनुसूची में है। ये 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है इसको। ये 1950 में क्या है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1950 द्वारा संविधान में जोड़ा गया, जिसको 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 तक द्वारा इसे संशोधन किया गया। इसको दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा जाता है। अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। ये नोटेबल है कि ये 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है अंग्रेजी। अनुसूचियों का संक्षिप्त विवरण है। पहली अनुसूची क्या बोलते हैं, राज्यों, संघ, राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरीज के नाम एवं उनकी सीमाएं हैं अनुसूची में। पहले ऑब्वियस सी बात है, किसी भी ये का राज्य, संघ, क्षेत्र, ये सब का नाम ही होगा ना। पहला अनुसूची में क्या होगा, नाम होगा, सभी का नामकरण किया जाएगा। ये अनुच्छेद 1 से 4 तक है। दूसरी अनुसूची में क्या है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषदों के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पदाधिकारी के वेतन, भत्तों, पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान है। मतलब इसमें क्या है, पेंशन, वेतन, भत्ते से जुड़े प्रावधान है। किसके किसके, राष्ट्रपति हेड होते हैं, उसका ये के लिए कौन हेड होंगे, मतलब सारे हेड लोगों का इसमें किया गया है। किसके, जितने भी हेड कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ना, इसके हेड के पेमेंट के बारे में बात की गई है। कि जैसे कि राष्ट्रपति कहाँ का है, राष्ट्रपति देश के लिए है, राज्यपाल है ये राज्य के लिए है। फिर लोकसभा का राज्य विधानसभा के, लोकसभा और राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यानी कि स्पीकर और ये वाइस चेयरमैन। उसके बाद राज्यसभा के और राज्य विधान परिषद में सभापति जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होते हैं, और डिप्टी स्पीकर
ये सब का है। फिर सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश हैं उनके बारे है। और भारत का जो नियंत्रक व महालेखा परीक्षक पदाधिकारी के वेतन, जो केग वाले हैं उनका वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान है इसमें, यानी कि सारे हेड वाले आ रहे हैं। ठीक है, जो कहीं के सभापति होंगे, चेयरमैन होंगे, स्पीकर होंगे या फिर जज होंगे, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये अपना डिसीजन देते हैं। ये अनुच्छेद किस में है, ये 59, 3, 65, 3, 75, 6, 97, 125, 148, 3, 158, 3, 164 क्लोज 5, 186, 221। इसको याद कैसे रखना है, देखो इसमें क्या है, दूसरी अनुसूची में है ना, तो ये किसकी डिमांड करते हैं, पैसों की डिमांड, यानी कि पैसा दो, पैसा दो, क्या कहते हैं ये, तभी हम काम करेंगे। ऐसे याद रखने के लिए बात सही है, पैसा दो, दूसरी अनुसूची, दो से दूसरी अनुसूची, ऐसा याद करना है। इसमें पैसा दो तभी हम काम करेंगे, इनका कहना है, इसलिए इनको पहले ही रखा गया है, दूसरी अनुसूची में ही रखा गया। अब है तीसरी अनुसूची, इसमें क्या है, संघ राज्य मंत्री, देखो संघ के, राज्य के मंत्री, ठीक है, संसद, राज्य, विधानमंडल के जितने भी सदस्य हैं वो चुनावों के प्रत्याशी हैं। न्यायाधीश आदि द्वारा लिए जाने वाले शपथ या प्रतिज्ञानों के प्रारूप में दिए गए हैं। देखो इसमें शपथ आएगा, ठीक है, क्या आएगा, शपथ, शपथ कितने वर्ड से बने हैं, 3 वर्ड से बने हैं, तो तीसरी अनुसूची, इससे याद रखो। अनुच्छेद 75 क्लोज 4, 84, 99, 124 क्लोज 6, 148 क्लोज 2, 164 क्लोज 3 और 173, 188 और 219, ये सब है। यानी कि तीसरी अनुसूची में समझ आ गया, शपथ, तीसरा 3 वर्ड है इसलिए शपथ तीसरा अनुसूची में है। अब है चौथी अनुसूची, इसमें राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के राज्यसभा में स्थानों का, सीटों का आवंटन होता है। क्या होता है, सीट का आवंटन होता है चौथी में। अनुच्छेद 4 क्लोज 1, 80 क्लोज 2, इसको भी याद रखा जा सकता है। कैसे याद रखा जाएगा, ठीक है, कैसे याद रखा जाएगा इसको, देखो इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, स्थान यानी कि सीट देने की बात होगी। एक सीट, जब भी कोई सीट में बैठता है तो उसके कितने उसके पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं ना, कुर्सी में बैठते हैं तो कुर्सी के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, तो उसे याद करना, ये चौथी अनुसूची में है। यानी कि हम लोग का पहली अनुसूची से चौथी अनुसूची याद हो गया। फिर है पांचवी अनुसूची में क्या, अनुसूचित क्षेत्र व जनजाति के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान, ये हैं इसमें अनुसूचित जाति वालों को, पांचवी, ये अनुच्छेद 246 1 में है। याद रखने के लिए क्या करेंगे, देखो कितने राज्य को पांचवी अनुसूची में रखा गया है, 10 राज्य को रखा गया है, ठीक है, तो 10 का आधा 5, तो पांचवी अनुसूची, ये भी हो गया हमारा। छठी अनुसूची में कौन है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित उपबंध है। इसमें कौन कौन है, असम है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसके ये जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित उपबंध। देखो पांचवी अनुसूची में देखा कि हमें सभी जो 10वीं अनुसूची में शामिल है, सो जो पांचवी अनुसूची में जो 10 राज्य हैं जहाँ पे उनको जनजातियों के बारे में उनको अधिकार मिला गया है, तो उसके नेक्स्ट में भी जनजातियों के बारे ही बात करेगा, ठीक है। कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य की जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित उपबंध है। इसमें क्या है, अनुच्छेद 244 क्लोज 2 एवं 275 क्लोज ए है। और इसको हम कैसे याद रखेंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य में जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन से संबंधित उपबंध है, तो इसमें तो कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि मणिपुर भी तो है, नागालैंड भी है, तो इसको याद कैसे रखेंगे, एक ट्रिक है इसका भी। इसका ट्रिक क्या है, देखो एटीएम में मनी नहीं है ना, एटीएम विदाउट मनी, यानी कि ए से हमारा कौन हो गया, असम हो गया, टी से त्रिपुरा हो गया, एम से मेघालय हो गया, और एक एम से एटीएम को लेकिन डबल एम करना है एटीएम, और एक एम से मिजोरम हो गया, यानी कि ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय और एम से मिजोरम हो गया। एटीएम में मनी नहीं है, यानी कि मणिपुर इसमें नहीं है, ठीक है, इसे याद रखना है इसको। आगे हमारा है 7वीं अनुसूची, इसमें क्या है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। क्या क्या इसमें सूची ही है, सूची यानी कि 7वीं, इससे रिलेट करना है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
अनुच्छेद 246 में है ये। फिर है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या है? 22 भाषाओं की सूची है। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की इसमें सूची है। अनुच्छेद 244 का व 251 ये है। फिर है 9वीं अनुसूची। 9वीं से न्यायिक पुनर्लोकन की बात करता है। क्या है? 9वीं से न्यायिक पुनर्लोकन, ठीक है, इसकी बात होती है इसमें। इसमें भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम है, नियम विनिमय आदि जिन्हें न्यायिक पुनर्लोकन से बचाने के लिए हमें इसमें सम्मिलित किया गया। अनुच्छेद 31 ख। फिर है आगे 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल है। दल बदल डिफेक्शन के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्य की निर्हरता से संबंधित उपबंध है। 10वीं दल बदल है। 10वीं दल ऐसे याद करना है, सिमिलर साउंड है ना। अनुच्छेद 106 102 क्लोज 2 एवं 191 क्लोज 2 में है। अब है 11वीं अनुसूची। इसमें क्या है? पंचायतों की शक्तियों व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। इसमें क्या है? 11वीं अनुसूची में पंचायत की क्या शक्तियां होंगी और उत्तरदायित्व होंगे, ये अनुच्छेद 243(6) में है। उसके बाद पंचायत आ गई तो अब नगर पालिका की भी बात होगी। ये 12वीं अनुसूची में है। कहाँ है? 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। इसमें अनुच्छेद 243(ब). 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा ये जोड़ी गई है। ये कब जोड़ी गई है? 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ी गई है। अब हम आगे नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे।